दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों आज मैं आपको एक स्पेशल गेस्ट से मिलाना चाहता हूँ जो आम्बेडकरवादी विचारधारा से है और साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी सारे मूवीज़ बनाई है जिनमें प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है और काफ़ी सारे मूवी बनाई। उनसे आज हम जानेंगे आज जो फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि बॉलीवुड में तक अभी बाबा साहेब का नाम आना स्टार्ट हो चुका है और हमारे भारत में कई वर्षों से जो जातिवाचिक का जो कीड़ा है वो घूमते ही जा रहा है। तो इनके ऊपर इनका काफ़ी अच्छा काम है। नाम है इनका वैशाली पिल्लेवान। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम आपने एक मूवी बनाई है संगार, हमने उसका ट्रेलर देखे है। तो संगार ये नाम तो हमने समझ में नहीं आया, क्या कैसा है ये बताइए थोड़ा। एक्चुअली मेरी ये मराठी मूवी है जी। तो संगर यानी इसका मतलब होता है कि क्रांति, संगर क्रांति उठाओ। जब हम संघर्ष करके थक जाते हैं जी। और हमें हमारे अंदर जो आग ये हो जाती है कि एकाध जो चीज़ है उसके खिलाफ अभी हमको लड़ना ही है, तो वो आग हमें जो चुप नहीं बैठने देती, तो उसके लिए हम जो उसके खिलाफ लड़ते हैं तो उसको संघर्ष कहते हैं। तो क्रांति उठाओ यही। तो कहीं ना कहीं क्रांति का नाम आता है, तो किस प्रकार की क्रांति इस मूवी में हमें देखने को मिलती है? ये मूवी एक जातिवाद पे है। जो राजस्थान में एक लड़के के ऊपर जो जातिवाद से अत्याचार हुआ था, जो शिक्षक के इसमें पानी, जो शिक्षक के घड़े से उसने पानी पिया था तो उसको जो मारा था और उसमें उसकी मौत हो गई। तो वो जो सब्जेक्ट मैंने जब सुना और जो देखा तो मुझे लगा कि आज के ज़माने में भी अगर ऐसा होता है तो ये बात गलत है। तो फिर मैंने उसके ऊपर स्टोरी लिखी, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा उसमें। तो वो जो लड़की रहती है इसमें, जो सोनी नाम की लड़की है, तो जो टीचर है उनके बोतल से वो पानी पीती है क्योंकि उसको प्यास लगती है और वो स्कूल में उसका पानी वगैरह का कुछ अरेंजमेंट नहीं रहता बच्चों के लिए। और उसकी जो पानी की बोतल रहती है, वो जो एक जातिवादी जो लोग रहते हैं वो उसकी पानी की बोतल फेंक देते हैं। तो उस लड़की को, हाँ, उस लड़की को प्यास लगती, तो वो लड़की उस बोतल दिखती है टीचर के इसकी, तो वो पानी पी लेती है। तो उस वजह से वो शिक्षक उसको बहुत मारते हैं। तो फिर उसी बेस को पकड़ के फिर मैंने वो स्टोरी को लिखा और फिर फिल्म बनाई। हाँ, छुआछूत जैसी ऐसी बातें इस मूवी में आ रही है। हाँ। तो सबसे पहले आप इंस्पायर कैसे हुए, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर काम करना यानी बहुत बड़ी बात है। तो समाज में जो चलते आ रहा है तो इसके बारे में कुछ बताइए, कैसी क्या है? अभी हमको ऐसे लगता है कि हमारे ऊपर अन्याय नहीं हुआ तो जातिवाद खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे ऊपर नहीं हुआ लेकिन किसी के ना किसी के ऊपर तो हो ही रहा है। और वैसे जातिवाद का ये जो है ये मैंने भी फेस किया है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी और लातूर में जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, तो मैंने भी वो महसूस किया है क्योंकि वहाँ सब मराठवाड़ा के ये स्टूडेंट थे और मैं अकेली विदर्भ की थी। और तब जो मैंने महसूस किया कि ये जो जातिवाद है ये अपने को इतना अगर ये करना पड़ रहा है तो इसके पहले लोगों को कितना फेस करना पड़ता होगा। और अभी भी अगर बाबा साहब ने संविधान लिखा, उसमें हमको इतनी आज़ादी मिली, फिर भी अगर हम पे अन्याय अत्याचार होता है, तो अगर नहीं होता संविधान तो अभी भी हमारी वैसे ही हालत होती। तो इसके लिए हमें लड़ना चाहिए। और लड़ने का ये तो कैसे हम मोर्चा ये वो हर बार तो नहीं कर सकते, और उसका कैसे जो इम्पैक्ट रहता है मोर्चे का वगैरह तो वो उतने टाइम के लिए रहेगा। लेकिन ऐसा इम्पैक्ट मुझे छोड़ना था कि वो अगर मेरी फिल्म मैं जो बोलना चाहती हूँ वो अगर 10 साल के बाद भी कोई अगर सुने, पढ़े या देखे तो उसका असर रहे। तो मुझे ये फिल्म बनाना ये एक ज़रिया लगा। तो मैंने फिर शॉर्ट फिल्म बनाई और मुझे लग नहीं रहा था कि शॉर्ट फिल्म इतनी यानी इस तरह से बनेगी कि लोगों को पसंद भी आएगी। आपने एक जिक्र किया है कि आपके साथ भी कहीं ना कहीं जातिवाद जैसी फेस करना पड़ा, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ, जब मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी, फिर करने के बाद मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए ऐसे साड़ियों पे डिज़ाइन करना यानी शुरू किया था। तो मुझे एक मिला था जो हमारे पहचान के ही थे, तो वो लड़की की साड़ी मुझे डिज़ाइन करनी थी। तो मैंने साड़ी डिज़ाइन करके थी, उसको अच्छा लगा। तो उसने बोला कि इसमें मुझे थोड़ा कुछ अगर सिखा सकते हो तो सिखाओ। तो मैंने कहा कि मैं बांधने का भी मुझे आता है,
तो उसको मैंने बांधने के स्कार्प दिखाए मेरे, तो उसने बोला कि मुझे ये सीखना है। मेरी फाइल जो देखी तो उसको अच्छा लगा। तो बांधने का कैसे रहता है कि उसको हमको कलर जब हम देना रहता है तो उसको उबालना पड़ता है ऐसे गर्म पानी में। तो उसके लिए तो फिर किचन में ही जाना था, तो मैं उसके किचन में गई, उसको वो सिखाया। तो उसकी मम्मी घर पे नहीं थी। जब उसकी मम्मी आई और हमको देखा और मुझे स्पेशली उस किचन में देखा तो वो बहुत चिल्लाई उसके ऊपर, और फिर हम दोनों को बाहर निकाला और फिर उसने मेरे ही सामने वो पूरा किचन इससे वॉशिंग पाउडर से साफ़ किया और फिर उसने वहाँ पे गोमूत्र छिड़का। और वो जब मैंने देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो फिर मैंने वो लड़की को बोला कि जब मेरी बनाई हुई साड़ी तो पहन सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे किचन में आऊँ तो तुम्हारा किचन अगर खराब हो जाता, उसको मराठी में बोलते हैं कि बाट म्हणजे त्यांचं किचन बांटते। तो मैंने उसको बोला कि अगर ये ऐसा होता होगा तो फिर मेरी बनाई हुई साड़ी तुम कैसे पहन सकती हो, कैसे चल सकती है। यानी तुम लोगों का यानी जातिवाद इससे अपने हिसाब से करते हो तुम लोग। जहाँ तुम्हें फ़ायदा दिखता है वहाँ तुम्हें हमारा विचार नहीं होता, यानी हम तुम लोग बांटते नहीं हो, और जहाँ तुम्हारा फ़ायदा नहीं रहता वहाँ तुम लोग बांट जाते हो। जैसे मेरे संगर फिल्म में मैंने वो उसके ऊपर फिर मैंने ये डायलॉग लिखे कि वह डायलॉग है कि वो जो उसका जो बाप रहता है वो लड़की का वो टीचर को बोलता है कि तुझ्या बॉटलमधलं माझ्या पोरीने एक घुट पाणी पिलं तर तुझी बॉटल बाटली, पण तुनं त्याच हाताने जेव्हा माझ्या पोरीला मारलास तर तुझा हात नहीं बाटला का। सही है ना कि तुम्हारा टच तो हुआ ना गाल को, तो फिर हाथ तो बाटा होगा। जब अगर हमारा टच उस बोतल को होता है या तुम्हारे किसी चीज़ को, हाँ किसी चीज़ को होता है तो तुम्हारे वो चीज़ें बांट जाती है, तुम लोग बांट जाते हो। फिर तुम्हारा तो हाथ लगा ना फिर उस बच्ची के गाल को, फिर हाथ भी बांट गया। तो फिर वह डायलॉग लिखा की आता जर तू हात बाटला असेल मग तू त्याच हाताने खात असशील तर मग आता तू त्या हाताने कसा खाऊ शकतेस, तो तू हात कापून टाक, क्योंकि वो हाथ नहीं काट सकते ना, हाथ नहीं काट सकते क्योंकि तो वहाँ आ गया। तो फिर यही मेरा सवाल है कि फिर अगर तुम बांटते हो तो पूरे बांट जाओ ना, फिर हाथ काट लो अपना, मत यूज़ करो वो हाथ। लेकिन नहीं करोगे तुम, क्योंकि तुम ढोंगी लोग हो ना, तुम्हारा मनुवाद ढोंगी है। तो यही मुझे बताना है। जब हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता, किसी हमारे औरत के ऊपर अन्याय अत्याचार होता, रेप करते हो, तो तुम्हारा तो पूरा शरीर उस पर लग जाता ना, तुम्हारे पूरे पार्ट उसमें लगते। फिर आपने कितने पार्ट काटते हो। अगर आप कितना भी धो लोगे या कुछ भी कर लोगे तो पवित्र कैसे हो जाओगे फिर तुम। अगर हमारे वजह से तुम लोग बांटते हो तो हम लोगों को जान से मार देते हो, क्योंकि हम ख़त्म ही कर देते हो। फिर तुम भी बांटते हो तो तुम हमारे वजह से बांटते हो तो तुम भी ख़त्म हो जाओ ना, लेकिन तुम ये करोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो मनुवाद है वो ढोंगी है। तुम्हारा जो ये विचार है, जो ब्राह्मणवाद है, मैं ब्राह्मण नहीं बोलूँगी, ब्राह्मणवाद वो ढोंगी है, वो पाखंडी है, और यही मैं पाखंडवाद सामने लाना चाहती हूँ। तो कहीं ना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब से संविधान लिखे है तब से तो कम देखने को मिलती, पर कहीं ना कहीं आउटसाइड में ये देखने को हमें आए दिन हमारे पास अखबारों में मिलती है, हमें सुनने को। आपने ये चीज़ संगार मूवी में दर्शाई है, और साथ ही साथ आपने इसके बाद और भी मूवी बनाई है। तो संगार आपकी पहली मूवी थी कि नहीं? मेरी पहली मूवी है गर्भातील प्रेम। वैसे एसिड मेरी पहली मूवी का मैंने वो लिखा था स्क्रिप्ट, मेरी पहली स्क्रिप्ट एसिड है। तो जब मैं एसिड मेरी थोड़ी बड़ी फिल्म है और उसमें आर्टिस्ट वगैरह ज़्यादा थे और वो सब्जेक्ट बहुत सेंसिटिव है एसिड का। तो जब मैंने ये किया स्क्रिप्ट लिखी तो कुछ लोगों से मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है तो तुम्हें उसको प्रेजेंट करने के लिए भी उतनी ताकत से उतरना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मुझे तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने ड्रामा वगैरह किए हैं, ड्रामास के स्क्रिप्ट वगैरह लिखे हैं मैंने, लेकिन फिल्म लाइन में तो मैं पहली बार ही कर रही हूँ। तो फिर मुझे ये किसी ने बताया था कि पहले स्क्रिप्ट सेंसर करनी पड़ती, उनको बोलना था कि रजिस्टर्ड करनी पड़ती, लेकिन उन्होंने बोला कि सेंसर करना पड़ता। मैं कंफ्यूज हो गई। तो फिर मुझे पता था कि सेंसर बोर्ड बॉम्बे में है, मैं वहाँ गई सेंसर बोर्ड में, वहाँ मैंने उनको स्क्रिप्ट बताई, तो उन्होंने मुझे इतने कट्स दिए एसिड फिल्म में कि आप ये नहीं दिखा सकते, वो नहीं दिखा सकते, वो नहीं दिखा सकते, यानी पूरा उसका जो मटेरियल था वो निकाल के मेरे इसमें सिर्फ वो क्या बोलते कि पिक्चर की जान ही निकाली। हाँ, यानी चाय उन्होंने जो मैं चाय बनाना चाहती थी तो उन्होंने मेरे हाथ में सिर्फ चाय वगैरह सब ये करके सिर्फ चाय पत्ती वो जो फेंकते हैं हम, वो मेरे हाथ में रख दिया कि आप ये करो यूज़। तो उस टाइप से तो मैंने बोला कि आपने जो सब्जेक्ट का ये जो ये है
उसमें जो डायलॉग है या उसका जो स्टोरी है वही आप बोल रहे हो कि ये मत दिखाओ, ये मत दिखाओ, ये मत, तो मैं दिखाऊँ तो क्या। तो फिर मैं वहाँ से चली आई। फिर मेरे कुछ दोस्त लोग हैं उन फिल्म इंडस्ट्री में, फिर मैंने उनसे डिस्कशन किया। तो वो बोल रहे थे कि एक काम करो, तुम ये पहले मत बनाओ, पहले ऐसी स्टोरी बनाओ कि वहाँ से तुम थोड़ा, तुम्हारा स्टैंड एक बन जाए कि इस स्टोरी को फिर कोई कट्स ना लगाए या फिर तुम में उतनी डेयरिंग आ जाए कि तुम बना सको। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसे बनानी है तो जातिवाद पे नहीं बनाते पहले। तो फिर मैंने गर्भातिल प्रेम, मुझे ऐसे सूझी कि आजकल कैसे वो प्यार व्यार का थोड़ा ट्रेंड ज़्यादा बढ़ रहा था कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, यहाँ तक बातें करते लोग, लेकिन ओरिजिनल में वैसा होता नहीं। तो एक स्टोरी फिर मेरे दिमाग में आई। तो वो स्टोरी ऐसे थे कि वो दोनों कपल एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब उसको पता चलता है कि वो लड़की कभी माँ नहीं बन सकती, तो जैसे वो उस बंदे को बताती है अपने पार्टनर को कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ, तो वो शादी करने से तुरंत इनकार कर देता। वो कुछ सेकंड का भी टाइम नहीं लगाता, तुरंत बोलता कि तो फिर वो बोलती है, पल्लवी नाम का कैरेक्टर है, वो बोलती है कि फिर तेरा प्यार मेरे मन से नहीं था, तो मेरे वो सिर्फ गर्भ से था। यानी तुझे तेरा पुरुषत्व सिद्ध करना है, किस वजह से कि तू बाप नहीं बन पाएगा, तो तुझे लगता है कि समाज बोलेगा कि ये नपुंसक है, तो तुझे तेरा पुरुषत्व सिद्ध करना है, इसीलिए तू मुझसे प्यार करता था कि मैं तुम्हें बच्चा पैदा कर देने वाली एक मशीन चाहिए थी, तुम्हें बीवी नहीं चाहिए थी या एक लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए थी। और जब जैसे तुम्हें पता है कि मैं वो नहीं कर सकती हूँ, मैं माँ नहीं बन सकती, तो तेरा प्यार ख़त्म हो गया। तो ऐसे सब्जेक्ट पे मैंने वो फिल्म बनाई और इसके लिए उसका नाम दिया कि गर्भातिल प्रेम। यानी उसका सिर्फ वो घर पे प्यार था, उस लड़की से उसका कोई ये नहीं था, अटैचमेंट नहीं था। तो ऐसे सब्जेक्ट में ये करना चाहती हूँ कि कुछ तो सीख मिले। कहीं ना कहीं देखते हैं कि आपने अभी बहुत सारी मूवी बनाई, उसकी स्टोरी के बारे में हम जानेंगे, पर एक अकेली लड़की इस इंडस्ट्री में आना, पूरी टीम को जमा करना, तो इसमें आपको क्या क्या, पूरी प्रोडक्शन टीम होती है ना जो मूवी में काम करती है, और एक अकेली लड़की कर रही है और इस टॉपिक पे भी काम कर रही है और टॉपिक भी बहुत डिफिकल्ट है, तो क्या परेशानी गई आपको, या एकदम सब सही छुआ? नहीं, सही तो कुछ नहीं होता, और खास करके जो अम्बेडकराइज लोग रहते, जो अम्बेडकरवादी लोग रहते, उनके लिए हाँ, क्या परेशानी हुई? अम्बेडकरवादी लोगों के लिए तो आसान कुछ भी नहीं रहता, कोई भी फील्ड रहे। और ये तो फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ तो सब आप दिखाते हो आईना। तो पहले मैंने गर्भातिल प्रेम तो बनाई, तो बहुत छोटी थी, तो उसके लिए मैंने खुद से प्रोड्यूस की, मैंने पैसा लगाया, उसको 10-15 हज़ार में बन गई वो। लेकिन फिर मैंने दूसरी फिल्म संगर लिखी, तो संगर जातिवाद पे ऊपर था, क्योंकि वो लड़के के ऊपर वैसा अत्याचार हुआ, तो वो मुझे थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही हर्ट हुआ तो वो स्टोरी लिखी। तो उसका बजट थोड़ा ज़्यादा था, 1.5-2 लाख के आसपास था, और उतना मेरे पास था नहीं। तो फिर मैंने प्रोड्यूसर देखना शुरू किया, तो मुझे प्रोड्यूसर मिले भी, बिल्डर थे, तो उन लोगों को भी ये चकाचौंध वाली दुनिया चाहिए थी। तो उन्होंने पहले शुरू में हाँ बोला, तो 4 प्रोड्यूसर थे उसमें, तो एक मैं थी और बाकी के 2-3 थे। तो फिर हमारे मीटिंग वगैरह हुई, तो उन्होंने हाँ बोला। फिर एक दिन उन्होंने बोला कि मैडम आपकी स्टोरी, पहले मैंने तो स्टोरी ऊपर ही सुनाई थी, फिर उन्होंने बोला कि हमको डिटेलिंग में सुनना है। जब मैंने उनको डिटेलिंग में सुनाई, तो उनको ऑब्जेक्शन इस डायलॉग पे था कि आप वहाँ जो डायलॉग लिखे हैं की कायदा यायले वाटते का कायदा याच्या बापानंच लिहिला आहे, तर मग कोण लिहिला आहे, त्याच्या बापानंच तर लिहिला आहे कायदा, तो ये डायलॉग हटा दो। तो मैंने बोला कि सर क्यों? तो नहीं बोले आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि आपके बाप ने लिखा है। तो मैंने कहा कि ठीक है ना सर, तो बाकी की कम्युनिटी बाबा साहब को अपना बाप मानती नहीं, जब हम मानते हैं उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन रहेगा तो कैसे होगा। तो आप लोग भी मानो, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम तो चाहते हैं कि सब लोग बोले कि बाबा साहब हमारे बाप हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा और संविधान से दुनिया चल रही है, अपना देश चल रहा है, संविधान से देश चल रहा है। तो मानो, तो आप लोग मानते नहीं हो, तो फिर हम लोग मानते हैं तो हमारे ऊपर भी ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते ना। तो नहीं बोले ये आपको हटाना पड़ेगा। फिर आपने बोला कि बाबा साहब का किताब वगैरह दिखानी है आपको, तो वो भी मत दिखाओ। और हाँ, बाबा साहब की किताब जो मैंने दिखाई है तो वो भी मत दिखाओ। तो मैंने बोला कि सर जब अगर बेस ही वो है
और ये नहीं दिखाऊंगी तो सिंपल स्टोरी हो जाएगी, एक अन्याय अत्याचार होता है और बस अन्याय अत्याचार होता है और निकल जाते वहाँ से, तो कुछ ये नहीं रहेगा। तो ठीक है बोले, फिर हम आपको कुछ दिनों के बाद बताते हैं। तो एक काम करो बोले, फिर पहले उन्होंने एकदम से नहीं बोला, एक काम करो बोले कि 4 प्रोड्यूसर अपन लोग हैं, तो आप भी हो, तो पहले आपसे शुरुआत करो, आप पैसा उसमें लगाओ, फिर बाद में हम लोग लगाते। तो मैंने कहा कि ठीक है सर। फिर मैंने कैमरा बुक किया, लेंस बुक किए, आर्टिस्ट लोग बुक किए, DOP वगैरह सब बुक किया। फिर सबको कैसे एडवांस देना पड़ता है, जब एडवांस देंगे तभी तो वो आएंगे ना। तो और मैं फ्री में काम नहीं करती, मैं सब पेमेंट का काम रहता मेरा। तो मैंने सबको, मेरे पास जितना था 25-30 हज़ार रुपये थे, तो मैंने सब 25 हज़ार रुपये सब में थोड़े थोड़े सबको दे दिए। फिर हमारी 3 तारीख तय हुई थी, 3 जून कि हम ये करने वाले थे शूटिंग। उन लोगों ने मुझे 30 मई को मुझे रात को मैसेज किया व्हाट्सएप पे, फ़ोन भी नहीं किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सॉरी मैडम, हम आपके फिल्म में प्रोड्यूसरशिप नहीं कर सकते, हम फिल्म में पैसा नहीं लगा सकती। और सिर्फ 3 दिन बाकी थे शूटिंग को, 3-4 दिन बाकी थे, और उन्होंने मुझे 30 तारीख को रात को मैसेज किया। मैंने वो रात को मैसेज देखा, मुझे झटका लगा कि एकदम से फिर 1.5 लाख मैं कहाँ से लाऊं, और मैंने तो सब बुक कर लिया था, और अगर मैं फिल्म नहीं भी करूंगी तो भी मेरे 25-30 हज़ार का लॉस था, और मुझे तो ये करना था। फिर मैं रो रही थी, तो मेरे मम्मी उठी। कोई रीजन तो बताया होगा ना? नहीं, वो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर तो हाँ डायरेक्ट नहीं, तो उन्होंने रीज़न नहीं बताया, और प्रोड्यूसर लोग रीज़न नहीं बताते, उनको करना है नहीं तो नहीं करना है। और हम लोग उनको रीज़न, उन्होंने तो इनडायरेक्टली पहले बताया था ना, फिर बाद में वो एकदम टाइम पे बोल रहे कि नहीं करना है, तो उन्होंने वो बताया था ना कि आप बाबा साहब का ये मत दिखाओ। तो मुझे पता था ना कि ये चीज़ उनको नहीं दिखाना है। तो और मुझे, मैं कैसे जिनसे भी मिलती हूँ, मैं कभी किसी की कास्ट वगैरह कभी पूछती नहीं, मैंने उनका भी कभी पूछा नहीं था, और डिटेलिंग में मैं गई नहीं थी। तो फिर मैं एकदम रोने लगी, तो मम्मी उठी, मम्मी बोली कि क्या हुआ, मेरे माँ ने पूछा मुझे। फिर मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, और अब क्या करूँ, मेरे पास सिर्फ 3 दिन है। तो फिर मम्मी ने बोला कि तुम्हें तो अब फिल्म बनानी है, और बनानी तो बनानी है। तो मैं बोली बनानी है, लेकिन पैसा कहाँ से लाऊं मैं, और एकदम ऐसा नहीं था कि 10-20 हज़ार है तो कैसे भी जुगाड़ करेंगे, 1.5 लाख लगने वाला था। तो मम्मी ने अलमारी से इसे कपाट से अपना मंगलसूत्र निकाला और मेरे हाथ में रखा, और बोला कि इसको बेच दो, 2 तोले का था। तो वो बोले कि इसको बेच दो और अपनी फिल्म बनाओ। तो और मैं ज़्यादा रोई, कि मुझे इतना लगा कि मम्मी ने वो मंगलसूत्र 2 तोले का कैसे बनाया, मुझे पता था उसकी हिस्ट्री की, थोड़ा पैसे जमा करके उसने बनाया था, और उसके पास वो एक ही ये था मंगलसूत्र, और वो भी बेचना पड़े तो मैं बहुत रोई। फिर मम्मी को मैंने प्रॉमिस किया कि मैं इसको बेचूंगी नहीं, इसको मैं गिरवी रखूँगी, फिल्म बनाऊँगी, और जब मेरे पास पैसा आएगा मैं तुम्हारा मंगलसूत्र छुड़ा के दूँगी। फिर मैंने दूसरे दिन बैंक में गई, बैंक में मंगलसूत्र गिरवी रखा, उसके लिए भी 2 दिन प्रोसेस हुई। उन्होंने मुझे 55 हज़ार रुपये दिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में रखा जहाँ मेरा खाता था, 55 हज़ार रुपये दिए मैंने। तब तक 3 तारीख आ चुकी थी, तो मैंने सबको मैसेज करके बता दिया कि हम 3 तारीख को नहीं कर रहे, हम 6 तारीख को शूट कर रहे हैं। हाँ, 3 तारीख का 6 तारीख किया, और फिर हमने 6 तारीख से शूट किया, और फिर पूरा शूटिंग का तो निकल गया। उसके बाद फिर मुझे एडिटिंग था, म्यूज़िक था, बाकी के काम थे टेक्निकली, वो कैसे करूँ, क्योंकि 50 हज़ार तो मेरे पूरे खर्च हो चुके थे। फिर वो वहाँ से पैसा, तो फिर मैंने मेरी खेती के ऊपर लोन लिया, क्रॉप लोन लिया, और फिर क्रॉप लोन का मुझे 1.5 लाख लोन मिला। फिर 1.5 लाख से मैंने फिर बाकी का 1 लाख रुपए मैंने इसको लगाया, और जो 50 हज़ार बचे थे उसमें से मैंने मम्मी का मंगलसूत्र छुड़वा के दिया, और फिर इस तरह से मैंने फिल्म बनाई, और इस तरह से फिल्म हो गई। अभी तक हाँ, संघर्ष ही संघर्ष। हाँ, तो जैसे मेरे फिल्म का नाम है संगर, तो मुझे संघर्ष करना पड़ा, और फिल्म बनना यानी मेरी संगर हो गई पूरी। क्योंकि वो जो मैंने फिर एक तरह के मैंने भी उठाव ही किया इस मनुवादी लोगों के खिलाफ, क्योंकि वो जो 3 प्रोड्यूसर थे वो थे मनुवादी, वो थे RSS के लोग, वो RSS के लोग निकले। एक चीज और पूछना है कि आपने जातिवाद इसके ऊपर ये विषय जो चुना आपने, ठीक है, तो बाबा साहब के ऊपर आपकी क्या फिलॉसफी है जातिवाद को लेके? बाबा साहब के ऊपर यानी मुझे ये लगता है कि बाबा साहब ने जो जातिवाद के लिए लड़े, तो वो सिर्फ अपने जाति के लिए नहीं लड़े, वो सभी माइनॉरिटी जो भी है, SC ST OBC सबके लिए लड़े। तो मैं ये चाहती हूँ कि बाबा साहब ने जो हमको विचार दिए उसके ऊपर हम सब ने मिलकर काम करना चाहिए,
और बाबा साहब के विचार सामने आगे लेके जाना चाहिए, फिर वो कोई भी वे रहे। जैसे मैंने ये फिल्म का ये चुना, तो बाबा साहब को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पढ़ना चाहिए। जैसे जैसे मौका मिलता, जो भी जैसे भी जिस तरह से होता, जैसे मुझे मिलता, मैं उस तरह से बाबा साहब की किताबें लाती हूँ, पढ़ती हूँ। जो भी बातें मुझे ऐसे लगता है कि बाबा साहब की जितने भी बातें बाबा साहब ने बताई है, वो सभी तो एक इंसान नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी अगर सबने ये उठाया तो जितना मैं कर सकती हूँ समाज के लिए, प्रबोधन के लिए, उतना मैं करना चाहूँगी। और बाबा साहब की फ़िलोसफी तो इतनी बड़ी है कि उस पर आपकी पूरी ज़िंदगी चली जाए फिर भी आपका 5% भी काम उस पर नहीं हो सकता। इसके लिए आपको तो पूरा आपका क्या बोलते हैं उसको, कि जो जीवन लाइफ जो भी समय है वो सब उसको डेडिकेट करना पड़ेगा, फिर भी आप आधे तक भी नहीं पहुंच पाओगे। इतना बड़ा विशाल बाबा साहब तो यानी सागर से भी बड़े हैं। उन्होंने संघर्ष किया, यानी उन्होंने सब उस टाइम में उन्होंने उतना बहुत कुछ झेला जो उनके वजह से हो भी रहा है, पर फ्रीडम भी है साथ में, ठीक है, कहीं हो भी रहा है ये जातिवाचक को लेके, पर फ्रीडम भी उनकी वजह से मिली है कि हम संविधान तौर पे अपना आर्टिकल जो भी कुछ है इसके ऊपर अपनी बात रखते हैं और संघर्ष करते हैं। और वैसा ही आपका रास्ता कटते गया, आपको उस विचारधारा के भी लोग मिले, आपने तभी भी हार नहीं मानी, इधर उधर से सब आपने मेंटेन कर लिया सब कुछ। तो ये जो प्रोडक्शन टीम आपने सब कुछ जमा कर लिया, बाद में ये आपने और 3 फिल्म बनाई है। आपने 2 फिल्म का नाम बताया, एक सागर और एक एसिड, और एक बताए थे गर्भातिल प्रेम, और एक पादन करके पांदन। उसके बारे में वो किस टाइप की मूवी है? पांदन फिल्म ये है, वो है इस पे जो किसानों के खेत में जाने के लिए जो रास्ता रहता है, तो अभी तक इतने साल हो गए हमको आज़ादी मिली, फिर भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि पूरे जो किसान के जो खेत है वहाँ तक रास्ता गया होगा, जो एक किसानों को जाने के लिए जिससे आसानी हो जाए। तो कोई भी सरकार आ जाए, चाहे फिर वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, या चाहे और कोई भी हो, शिवसेना हो, कोई भी हो, लेकिन एक भी सरकार ऐसा नहीं कर पाए कि हर किसान के खेती तक रास्ता है। अभी तक उनको रास्ते के लिए भी जूझना पड़ता है। तो मेरी खुद की खेती है, तो मेरे खेती में रास्ता नहीं, तो उसके लिए मुझे 5 साल स्ट्रगल करना पड़ा, और वो भी सरकार के खिलाफ मुझे लड़ना पड़ा। तब बीजेपी की सरकार थी, तो उनके खिलाफ मुझे 5 साल संघर्ष करना पड़ा, वह तब जाके कहाँ एक रास्ता हो गया। तो रास्ता हो गया तो कच्चा, अभी 7-8 साल हो गए रास्ता बन के, तो अभी तक उस पर खड़ीकरण नहीं हुआ। बारिश आने के बाद वो पूरा रास्ता बह जाता, पूरा कीचड़ हो जाता कि किसान क्या बोलते, बारिश के मौसम में जा ही नहीं सकते खेत से, तो कैसे तो भी मुश्किलों से जाते हैं। तो तब जो मुझे फेस करना पड़ा, क्योंकि मैंने 2 साल खुद खेती की, मेरी खेती खुद मैंने 2 साल की, तो हाँ मैंने खुद की, मुझे खेती के पूरे काम आते। तो मुझे जो 2 साल में जो एक्सपीरियंस आया तो वो बहुत बुरा था। तो वो मैंने ये पांदन फिल्म में पिक्चराइज किया, तो 5 मिनट की है, ज़्यादा है नहीं। तो हम अभी ये पांदन फिल्म का सब्जेक्ट हम बड़े इस पे कर रहे हैं। हम इसका फीचर फिल्म के लिए मैंने स्टोरी लिखी है इसकी, और फीचर फिल्म में हम पूरा डिटेलिंग में दिखाने वाले हैं कि कैसे वो किसान को स्ट्रगल करना पड़ता है, और उसमें से भी अगर लेडीज़ रही तो उसको कितने गंदे तरीके से लोग ये करते हैं, ट्रीट करते हैं, जाने नहीं देते। तो मेरे ही खेत में ये कुछ औरतें काम कर रही थी खेत में, तो वो जब आ रही थी तो उसको जो रोड पे किसानों के ये रहते खेत रहते, या जो सिर्फ टाइम पास के लिए खेती करते हैं, शो ऑफ के लिए, जो पार्टियाँ करने के लिए, यानी उनको उसके भरोसे उनका उधर निर्वाह नहीं रहता, बस उनका साइड इसके शौकियाना जो रहते। तो वैसे किसान ने एक मेरे खेत में जो एक लेडीज आ रही थी, तो उसको रोका और उसको बोला की जर तू माझ्या शेतातून जाशील तर तुला इथंच उघडं करेन, तुझी साड़ी सोडेल। वो औरत रोते रोते मेरे पास आई खेत में, और जब वो आई तो उसको थोड़ा टाइम लगा। तो मैंने पूछा कि इतना टाइम क्यों लगाया, सब तो जल्दी आ गए तुम्हें। तो फिर उसने बताया कि वो जो बड़ा किसान है उसने मुझे रोका, और वो थोड़ा गुंडा टाइप ही था। यानी मैं ये नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो ये भी ऐसे गलत जाएगा कि किसानों को मैंने गुंडा बोला। वो किसान था ही नहीं, एक्चुअली में वो किसान नहीं था। तो
तो सिर्फ शौक के लिए उसने रखी थी कि वहाँ उसको आके पार्टियाँ वार्टियाँ करने को मिले, और सिर्फ पार्टियाँ वार्टियाँ करने के लिए वो था। तो उसने बोले कि अगर तू मेरे खेत से जाएगी तो तुम्हें यहाँ ही नंगा कर दूंगा, तो जाना नहीं। तो वो बात मुझे बहुत दिल को लगी कि अगर अपने खेत पे जाने के लिए अगर किसी औरत को नंगा होना पड़ता होगा तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। और ये सरकार के मुंह पे कितना बड़ा तमाचा है कि सरकार अगर कुछ कर नहीं सकती तो सरकार क्या करती है फिर। तो आप देखो कि शहर के रोड कितनी जल्दी बन जाते हैं, सीमेंट के रोड, घर तक सीमेंट के रोड है, शहरों में घर तक सीमेंट के रोड है, लेकिन किसान के खेत तक तुम रोड नहीं बना सकते हो। तो ये कितना बड़ा तमाचा है ये राजकीय व्यवस्था के ऊपर। तो अगर इस बारे में नहीं सोचते तो मैंने वो पांदन फिल्म में ये किया डाला है। तो इसका अभी बड़े पैमाने पे हम फीचर फिल्म बनाएंगे और उसमें तो इनकी पूरी पोल खोली करने वाले हैं। आपने अभी इतने मूवीज बनाए पर ये सभी मूवी मराठी है क्या? नहीं, संगर मूवी मराठी है, एसिड मराठी है, गर्भातील प्रेम मराठी थी, पांदन मराठी है। लेकिन हम जब पांदन का बड़ा वर्जन बनाने वाले हैं तो वो सब भाषा में, सब यानी हिंदी मराठी दोनों इसमें रहेंगे। यानी जो हिंदी कैरेक्टर है वो हिंदी में ही बात करेंगे, जो मराठी कैरेक्टर है वो मराठी में ही बात करेंगे। ऐसे खिचड़ी नहीं करने वाले हैं हम लोग कि एक मराठी डायलॉग फिर एक हिंदी डायलॉग, ऐसा नहीं। अगर वो कैरेक्टर हिंदी वाला है तो हिंदी में ये करेंगे। तो ऐसे वो बनाने वाली हो, यानी वो पूरी भारतीय फिल्म रहेंगी। और दूसरी एक मेरी आउटलेट शॉर्ट फिल्म है, तो वो थोड़ी लव स्टोरी है, तो वो हिंदी में है। तो वो लव स्टोरी थोड़ी अलग है कि अभी ऐसे जैसे लव स्टोरी जो मैंने बताया आपको कि चांद तारे तोड़ने की बातें करते हैं, रियल लाइफ में जो होता है ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो दिखाया है कि अभी कैसे एक ट्रेंड चल रहा है अभी कि 2 बच्चों की माँ भी कुंवारे लड़के के साथ भाग के जा रही है, फिर उधर उनका कितना हाल होता है वो उनको ही पता रहता है, लेकिन फिर भी भाग के जा रही है। उनको लगता है कि वही सब कुछ है, प्यारी सब कुछ, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अभी सीरियलों में दिखाते हैं कि ये एक यंग लड़का आ गया और ये एक 2 बच्चों की माँ है, उसकी बेटी बड़ी है, फिर भी वो उस औरत के प्यार में पड़ता है, फिर वो सारी दुनिया से लड़ता है, फिर वो एक्सेप्ट करते हैं, ये करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो मैंने दिखाया है कि 35 से 40 साल के, 35 यानी 40 के बीच के उम्र की एक लेडीज़ है और एक 28-29 साल का लड़का है। तो उनकी लव स्टोरी, उनको भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार होता है। लेकिन जब वो शादी के लिए उसको पूछती हैं तो वो फिर शादी करता है उसके साथ या नहीं करता है, या उसको क्या जवाब देता है, वो आउटलेट में दिखाया। अभी मैं स्टोरी तो पूरा बता नहीं सकती क्योंकि वो अभी उस पर काम ही शुरू है हमारा। और एक चीज़ और थी कि आपने इतने सारे मूवी बनाए, तो ऑडियंस का क्या आपको रिएक्शन या कुछ लोकप्रियता कुछ देखने को मिली? अभी हमारी संगर फिल्म मैं हर फेस्टिवल में भेज रही हूँ, यानी मेरे 18 यानी 20 फेस्टिवल में गई है संगर फिल्म, उसमें से 16 अवार्ड मिले हैं मेरे फिल्म को अभी तक। यानी 16 फेस्टिवल में मेरे फिल्म को अवार्ड मिले हैं, 16 अवार्ड हो गए हैं मेरे। तो सब बड़े बड़े फेस्टिवल में फिल्म गई है। तो वहाँ लोगों का रिस्पांस इतना अच्छा रहता था कि जब मेरी फिल्म लगती थी स्क्रीन पे तो कोई उठता नहीं था, कोई नहीं, सब ऐसे चुप करके पिन ड्रॉप साइलेंट ऐसे रहता था, सब ऐसे देखते थे। और जैसे ही फिल्म ख़त्म होती है सब मुझसे मिलने के लिए आते थे। एक तो हमारी बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, तो वहाँ हमारी फिल्म दिखाई, तो वहाँ तो वो लेडीज़ आई तो वो तो कुछ हिंदी साइडर थी, उनको तो मराठी वो लैंग्वेज जो अपनी विदर्भ की लैंग्वेज है और वो भी खेड़े की लैंग्वेज है, मले तुले वाली ऐसी लैंग्वेज है, तो उनको समझ में नहीं आई। लेकिन उसमें क्या मैंने शूट किया पिक्चराइजेशन, वो उनको पूरा समझ में आया। वो आई और मेरे पास आई, मुझे हग किया और रोई वो, और वो बोले कि ये स्टोरी ऐसे लग रहा था जैसे ये अन्याय अत्याचार हम पे हो रहा है। यानी और उन्होंने रो के बताया। मेरे लिए वही तो यानी बड़ा अवार्ड था, पहला अवार्ड था कि उनको फिल्म अपनी लगी। तो जब मैं किसी भी फेस्टिवल में जाती हूँ, मुझे पुणे में अवार्ड मिले, बॉम्बे में मिले, नागपुर में भी मिले, तो जो लोग आते हैं मिलने के लिए और जो बात करते हैं तो इतने अपनेपन से बात करते हैं, फिर मेरे साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, वो सब्जेक्ट पे बात करते हैं, डिस्कशन होता है। तो पहला अवार्ड तो मेरे लिए वही होता है, तो बहुत अप्रिशिएशन मिला। तो अभी लोग वेट कर रहे हैं कि मैं ये फिल्म कब रिलीज़ करती हूँ, किसी OTT पे या किसी YouTube चैनल पे कब रिलीज़ करती हूँ, इसके लिए वेट कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं। है क्या कोई
टाइमिंग आपने डिसाइड करके रखी कि ये डेट तक हाँ। हो ही जाएगा? शायद मैं अभी अगस्त महीने के एंडिंग में करना चाहूँगी संगर फिल्म को रिलीज OTT इसमें। इसी मंथ में? हाँ, इसी मंथ में करने का अभी सोच रही हूँ। तो अभी कुछ फेस्टिवल में मैंने भेजी है, अभी भी भेजी है। तो सोच रही हूँ कि अगर सैटरडे संडे वगैरह देख के मैं रिलीज़ करूँ तो अगस्त में रिलीज करना चाहूँगी संगर फिल्म को यूट्यूब पे। और एक चीज़ है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लड़कियों को लेके लोगों की मानसिकता की वो घर के बर्तन ही मांजना चाहिए, झाड़ू पोछा करनी चाहिए, ठीक है ना, घर गृहस्थी वाले ऐसी मानसिकता है। पर आपने ये सब कुछ छोड़ के आपने यही विषय क्यों आपने पकड़ा कि आपको यही इंडस्ट्री में जाना है? डबल हो रहा पर इसका थोड़ा हाँ नहीं, तो इसलिए क्योंकि आपने जो सही सवाल पूछा कि हम देख रहे हैं कि जो करियर करने वाली जो वुमेन्स है तो वो बाहर जॉब करती है, लेकिन घर में आने के बाद उनको खाना बनाना पड़ता ही है। उनको कुछ इनको नहीं बनाना पड़ता, कुछ जो जेंट्स है वो सपोर्ट भी करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी जेंट्स वैसे होते हैं, कुछ जेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको इनकरेज भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर 75% लेडीज़ को तो काम करने ही पड़ते हैं घर के। तो उनको कैसे वो जो ये मिलना चाहिए क्या हाइट, वो शायद कहीं ना कहीं छूट जाता है, यानी कहीं ना कहीं कम पड़ता है। तो ये जो पुरुषत्वक जो ये है समाज, तो मैं उसको थोड़ा सा ये करना चाहती थी कि क्या बोलते उसको कि वो वुमन पावर जो रहता है, वुमन पावर, तो वो भी मुझे दिखाना था। और फिल्म इंडस्ट्री में ये बहुत कम है। फिल्म इंडस्ट्री में आप देखोगे तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, अगर आपको पूछा कि लेडीज़ डायरेक्टर प्रोड्यूसर के नाम बताओ तो आप सोचोगे, जेंट्स के बताओ बोलोगे तो आप लिस्ट दे दोगे, आप 50 नाम दे दोगे, लेकिन लेडीज़ बोलोगे तो आपको सोचना पड़ेगा और फिर एक एक ढूंढ के आप फिर नाम दोगे, बहुत कम, रेयर। तो मुझे लगा कि ये फील्ड सही है, क्योंकि मुझे लिखने का शौक बचपन से था। मैं निबंध वगैरह स्कूल में लिखती थी तो मुझे 10 यानी पूरे के पूरे मार्क्स मिलते थे अच्छे। जो मूवी आप बनाती इसकी स्टोरी भी आप? हाँ, मैं खुद लिखती हूँ और मेरी सब वास्तविक रहती है। मैं ऐसे नहीं काल्पनिक नहीं लिखती, जो वास्तववादी रहती है कि लोगों को, इसलिए तो मेरी फिल्में इतनी लोगों को पसंद आती, जो भी फेस्टिवल में देखते हैं उनको पूरा लगता है, ऐसे लगता नहीं कि मैंने कुछ तो भी बनाया है कल्पना से अपने और दिया। उनको लगता है कि ये हमारे साथ हुआ है या हमारे साथ होगा या हमारे साथ हो सकता है, यानी वो खुद को रिलेट करते हैं। तो मेरी सब वास्तववादी रहती है और मैं आगे भी वास्तववादी सब्जेक्ट पे ही फिल्म बनाना चाहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी की धमकियाँ क्यों ना आए। मुझे जो RSS के, मैंने RSS के बोलने से यानी मनुवादी जो लोग हैं, यानी मनुवाद और RSS एक ही है, जो मनुवाद को मानने वाले लोग हैं, वहाँ से मुझे बहुत बार धमकियाँ भी आई। उन्होंने तो कहा कि तुम्हारी संगर फिल्म हम बनने नहीं देंगे, तो मैंने बना के दिखाई तो बन गई। उसके बाद उनका था कि हम कहीं रिलीज़ नहीं होने देंगे, तो अभी इतने 20 फेस्टिवल में जा भी चुकी है और 16 अवार्ड भी मैं लेके आई। उन्होंने बोला कि तुम्हारा करियर हम ख़राब कर देंगे, तो उनको मेरा एक ही जवाब था कि मेरा तो करियर अभी बना भी नहीं है, मैं तो अभी स्टार्टिंग है मेरी, अभी तो मैंने पूरा पैर भी नहीं रखा है इंडस्ट्री में। तो जब मेरा करियर बनेगा मैं खुद आपको बता दूंगी कि भाई अभी मेरा करियर बना है, आप बर्बाद करके दिखाओ, आप पूरा जोर लगाओ बर्बाद करने के लिए, मैं पूरा ये लगाऊंगी, ताकत लगाऊंगी कि मैं और से और कैसे फिल्में बना सकती हूँ मनुवाद के खिलाफ। तो वो हो गया। फिर उन्होंने कहा कि आगे आपको बहुत मुश्किलें जाएंगी, तो मुश्किल अगर मैं नहीं भी करती तो भी मुझे मुश्किलें फेस करना ही पड़ता था। तो ठीक है, मैंने बोला कि ना करने से अगर मुश्किल फेस करनी पड़ती है तो करने से करते हैं ना मुश्किल फेस। तो फिर मैंने ये फील्ड मुझे अच्छी लगी कि चलो मेरी फिल्म अगर मैंने आज बनाई तो 10 साल के बाद भी को देख सकते हैं। यानी यूट्यूब ऐसा है कि वो बंद होने वाला तो है नहीं, कि यूट्यूब में अगर मेरी फिल्म मेरे मरने के बाद भी लोग देख सकेंगे और मेरे मरने के बाद भी मुझे याद रखेंगे कि नहीं ये कैसे ऐसी थी कि जिसने ऐसा कुछ बनाया है, तो मरने के बाद भी मेरा नाम तो रहेगा कुछ, तो मुझे वो करना है। काफ़ी सारे आप जैसी ऐसी होंगी जो मूवी बनाना चाहते हैं, बना नहीं पाते। काफ़ी सारी लड़कियां भी होंगी, लड़कियों में तो ज़्यादा आदत होती है कि इस टॉपिक के ऊपर काम करने पर कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कि वो उनको अगर ये करियर में अपनी लाइफ बनाना है तो उनको क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार से? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि देखो, मुसीबत या मुश्किलें हर फील्ड में आती है और जो मुश्किलें पार करता है वही आगे जाता है।
अगर जिसके पास पैसा है वही बना वही। सकता, जिसके पास नहीं हाँ। है वो नहीं बना सकता, वो नहीं, बताइए। ये बात नहीं। मेरे पास कहाँ पैसा था? जब मैंने संगर हाथ में ली थी तो मेरे पास सिर्फ 30,000 थे। उसमें से भी 30,000 यानी बहुत बड़ी रकम इस ज़माने में तो नहीं होती। तो और मैं, क्योंकि मैं पहली 15,000 में वो फिल्म बना चुकी थी गर्भवती प्रेम, क्योंकि मुझे सीखना था। लेकिन जब मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मैंने उससे रास्ता खोजा, रास्ता निकाला। मैं रोते नहीं बैठी। जब 3 प्रोड्यूसर थे, जब 50-50 हज़ार सब हम लगाने वाले थे, मैं कम लगाने वाली थी क्योंकि मेरे पास 30,000 थे, तो मैं 25,000 लगाने वाली थी, बाकी के वो लगाने वाले थे। तो उन्होंने नहीं बोला तो मैं रोई क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ तो रोना तो आता ही है। लेकिन मेरे मम्मी ने जो मुझ में हिम्मत दी, तो मैंने उसमें से वे निकाला ना कि चलो रोते बैठने से तो होगा नहीं। तो अगर लोग अपने को पीछे खींचते हैं तो दुगनी ताकत से आप आगे छलांग लगाओ। कि आप ऐसा नहीं कि अरे पीछे खींच रहे तो और पीछे जाओ या पूरा अपना ताकत कम कर दो। और ऐसा नहीं, अगर आपके अच्छे सब्जेक्ट होंगे तो कोई ना कोई बनाने के लिए मिल ही जाएगा। और अगर नहीं मिलता तो आप ये 1.5-2 लाख मत लगाओ ना, वही स्टोरी कैसे कम इसमें बना सकते हो। अभी 1.5 लाख की स्टोरी 15,000 में, संगर 15,000 में भी बन सकती थी अगर बनानी रहती। बस इतना ही है कि उसका थोड़ा स्टोरी कम करनी पड़ती, या जो कुछ मैंने बड़े यानी जो एक्टर लिए तो जो मैंने पे किया, तो आप ऐसे लोग लो जो फ्री में काम करेंगे। और आजकल तो सबको, हाँ, और आजकल कैसे बहुत से लोगों को स्क्रीन पे दिखने की इच्छा होती है। जैसे कोई भी रहते हैं कि उन्होंने कभी काम किया नहीं लेकिन उनको काम करने की इच्छा है, लेकिन उनको कोई चांस नहीं दे रहा, तो ऐसे लोगों को पकड़ो और आप कुछ दिन प्रैक्टिस करो, उस पर वर्क करो, उस पर मेहनत लो और बनाओ। जो टेक्निकल जो लोग रहते हैं उनको भी इच्छा रहती है कि अपना, जैसे यूट्यूबर रहते हैं या कोई रहते हैं तो उनको भी लगता है कि अपनी एक आधी फिल्म आनी चाहिए। अगर उनके पास कोई कैमरा रहता है तो उनको बोलो कि चलो मिलके ये करते, कोलाब्रेशन में बनाओ ना, कोलाब्रेशन में बनता है। अभी हम देखते हैं कि अभी तो आपने मूवी के ऊपर बात की, अभी मैं सामाजिक के ऊपर आता हूँ कि हम ऐसे ही देखते हैं कि कोई, ये तो अभी होता ही नहीं होता, ऐसे मुझे लगता है कि समाज का कोई इंसान आगे बढ़ रहा है तो उसको दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने ही पैर खींचने में लग जाते हैं। हाँ, वो तो कहावत है, अभी हर जगह नहीं होती पर कहीं ना कहीं होती होंगी। तो ऐसी में समाज में ऐसे हमको देखने को मिलते हैं, तो उस सिचुएशन को भी फेस करना पड़ता है। तो उसके ऊपर क्या कहूँगी? देखो, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान आगे बढ़ता है तो दूसरे से ज़्यादा अपने को देखना पड़ता है। और ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे काफ़ी सारे हम देखते हैं कि सामाजिक तौर पे हर एक गुट बन चुके हैं, इतने गुट बन चुके हैं कि अनगिनत है, अलग अलग पार्टियों के लेके। सबका कार्य एक ही है पर अलग अलग काम करते हो। इसको लेके बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तो प्रबुद्ध भारत का सपना देखा था, आज कहीं ना कहीं वो सपना आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहा। जसं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जीने म्हटलं की हा जो रथ मी पर्यंत खिचून आणलं, याला तुम्ही पुढे नाही नेऊ शका, तो याला इथून हलवा भी नको, याने जीता है तिथंच राहू द्या। तो देखो कैसे है, अभी सबको नेता बनने की लगी है, सबको लगता है कि मैं ही लीडर बनूं, मैं सामने रहूं। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो सामने होता है वही हाईलाइट होता है। अभी मेरी फिल्म में लीड रोल मेरे रहते हैं, क्योंकि कैसे मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे जो दिखाना है वो दूसरों को अगर लीड में, क्योंकि मैंने लिए भी थे पहले, ऐसा नहीं कि शुरू में मैं ही करती हूँ काम, मैं दूसरे आर्टिस्ट लेती हूँ, उनका काम देखती हूँ, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं होती कि यार मुझे जो दिखाना है वो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, तो मैं ये करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं लीड में हूँ तो मेरे जो दूसरे को आर्टिस्ट है उनका काम मैं छोटा करती हूँ, ऐसा नहीं, उनका भी काम उतना ही पावरफुल रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बोलेंगे कि नहीं अभी हमको ही लीड दो, ऐसा नहीं। तो वो जो उनको काम जो दिया रहता है वो अपना काम बखूबी निभाते हैं अपनी पूरी ताकत में। तो ये भी, इसमें भी ऐसा है कि अगर आपको ये करना है समाज के लिए, तो ऐसा नहीं कि अलग अलग गठ ही बनाओ और उसके नेता आप ही बनो। अगर कोई एक गठ है तो उसमें शामिल हो जाओ, उनकी ताकत बनो। ऐसा नहीं कि वही आगे जाएंगे, आगे अगर वो इसका नाम होता है तो आपका भी नाम होगा, तो फिर इसके लिए, संस्था के लिए आप उतना भी काम करो, तन मन लगा के काम करो,
तो शायद हो सकता है वो अगर संस्था बड़ी हो जाएगी तो आपका भी नाम बड़ा होगा। अगर आप अलग से संस्था बनाते हो, वो अलग से ना आप भी धड़ ठीक से कर पाते हो ना वो भी कर पाता, फिर जो आपको समाज के लिए करना है वो रह जाता, फिर उसमें गुटबाजी तैयार हो जाती, फिर उसके आगे मैं कैसे निकलूँ इसमें आपका सब ध्यान चला जाता, और फिर बाबा साहब ने जो विचार दिए वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो अभी जो मेरी जो बड़ी फिल्म का भी मैं जो सोच रही हूँ और वेब सीरीज़ का, उसमें डायरेक्शन मैं नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं शॉर्ट फिल्म तक कर सकती हूँ, बड़े फिल्म पर नहीं कर सकती। तो मुझे जब पता है, और अगर फिर भी मैं करने के लिए जाऊँगी और अगर बकवास फिल्म बन जाएगी तो कौन देखेगा? फिर जो मुझे दिखाना है वो मैं नहीं दिखा पाऊँगी ना। उससे मैं अगर दूसरा डायरेक्टर हायर करूँगी या दूसरे ये करूँगी बाकी के इसके लिए, तो जो मुझे बनाना है दिखाना है मैं दिखा पाऊँगी, वो लोगों के सामने आएगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे ही सामाजिक और राजकीय इसमें भी लोगों ने ये सोचना चाहिए कि अगर एक संस्था बनी तो उसको आप ताकत बनो, उसकी आप ताकत बनो, क्योंकि ताकत बनना इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि मुझे नेता बनना है, मुझे ही लीडर बनना है, मुझे ही लीड करना है। इससे अच्छा कि थोड़ा सा क्या बोलते स्टडी भी करनी चाहिए। और इसका फ़ायदा हमारी ये गुटबाजी का फ़ायदा मनुवादी ले रहे हैं और पूरा ले रहे हैं, और इसी की वजह से तो हम पे अत्याचार होना अभी तक रुके नहीं। क्यों नहीं रुके? क्योंकि हम ही एक नहीं है ना, हम ही तो गुटों में बटे हैं। हम ही जब एक नहीं है तो वो तो उसका फ़ायदा लेंगे ही। आप ये बताओ कि जो आरएसएस के लोग हैं वो कहीं मारे क्यों नहीं जाते? अभी तक कहीं सुना है कि किसी आरएसएस के, अभी मैं तो नाम नहीं लूँगी, नाम लूँगी तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय भी अपने नागपुर में ही है। तो अगर मैं नाम लूँगी तो, लेकिन अमका ढमका ये जो भी है, तो उसके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, उसको किसी ने काट डाला, उसको मारा, ये किया, उसका मर्डर हो गया नहीं। और अपने दलित नेताओं के कितने नाम बताओ, अगर ये पूछोगे तो कितने हजार आ जाएंगे कि कितने लोगों को मारा है, काटा है, ये किया है। मुझे ये बताओ कि अभी जो ये मनुवादी लोग हैं उनके घर में अम्बेडकरवादी लोग घुसे और उनको बेवजह मारा, ये किया, कभी सुना है? लेकिन आपने कितनी स्टोरी ऐसी सुनी होंगी कि दलितों के घर में ये मनुवादी बेवजह घुस के मारा है उन्होंने। हर रोज अखबारों में खबर ही जाती है ना। हाँ, तो ये क्यों होता है? अपने नेता इसके बारे में नहीं सोचते, अपने जो कार्यकर्ता है, जो सोशल एक्टिविटिस्ट है, वो नहीं सोचते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अरे भाई एक तो हो जाओ। और जो अभी मैंने ये आरएसएस आप बोल रहे हो, तो बीजेपी तो कहती है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, हाँ, हम उसकी वजह से चलते, बाबा साहब का सपना हम पूरा कर रहे हैं, ऐसी बीजेपी कहती है। अभी कैसे मैं इंटरव्यू दे रही हूँ इसलिए मैं वो शब्द यूज़ नहीं कर रही हूँ। हाँ। बाहर मैं बहुत गालियाँ देती हूँ, सही में देती हूँ, मेरे पोस्ट में भी मैं लिखती हूँ, मेरे फिल्मों में भी मैं डालती हूँ कि अगर बीजेपी इतना ये होता तो मुझे अब बताओ, अभी ये जो अपना परभनी में केस हुआ है और सोमनाथ सूर्यवंशी जिनको मारा है, उनके लिए प्रकाश अंबेडकर जी लड़े, उन्होंने केस भी जीती। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वो पुलिस लोगों को अरेस्ट करो, किया अभी तक नहीं किया। और अपने जो मुख्यमंत्री जी है वो क्या बोलते हैं कि उसका मृत्यु लॉकअप में नहीं हुआ, उसको हार्ट अटैक आया, जबकि ये पूरा प्रूफ हो गया है। हाँ, उसको अटैक आया और वो जो निशान थे वो पहले के ही थे, और वो निशान तो ताज़ा थे, ये पोस्टमार्टम में भी सिद्ध हुआ। आपने ऐसा कहा, उन्होंने तो पार्लियामेंट में ऐसे ही दिखा है सभी को। हाँ, तो वही तो और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये दिया है कि वो जो पुलिस है उनको अरेस्ट करो, लेकिन अपने मुख्यमंत्री क्यों नहीं अभी ये कर रहे, क्यों नहीं हो रहे अभी तक वो पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे? और अभी मेरा इंटरव्यू देने के पहले, कुछ समय पहले हुए होंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब तक तो मैंने जो ये पढ़ा था कि अब तक तो नहीं हुए थे, तो अभी हुए होंगे तो शायद अच्छी बात है। लेकिन अभी ये जो पुणे का अभी कोथरूड पुलिस ने जो 3 लड़कियों को मारा, अभी पुलिस का स्टेटमेंट ये है कि बंद खोली में वो जो घटना घटी, इसलिए हम एफआईआर दाखिल नहीं कर सकते। तो मेरा ये सवाल है कि अभी जो पुलिस बोलते उनको ही अगर हम लोग बंद कमरे में लेके जाए और हम लोग उनको पीटे मारे, तब भी यही कहेंगे क्या वो कि बंद कमरे में हम लोगों को इन्होंने मारा तो हम पे हमारे लिए कोई कंप्लेंट मत करो, यही बोलेंगे क्या? कि वो पहले जाके कंप्लेंट करेंगे कंप्लेंट, तब उनके लिए कायदा अलग, हमारे लिए अलग। ऐसा क्यों? फिर जब हम बोलते हैं कि हमारे बाप ने ही कायदा लिखा,
फिर भी हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता है। अगर कायदा नहीं लिखा होता, अगर संविधान नहीं होता, एट्रोसिटी नहीं होती, आरक्षण नहीं होता, तो आप लोग तो अभी भी हमारे पीछे आप झाड़ू लटका ही देते, गले में मटका लटका ही देते, यही करते ना आप लोग। तो फिर वो चीज़ ना हो, इसलिए हमको लड़ना पड़ता है। और मुझे तो बेस्ट वे ये लगा कि मेरे अंदर जो आग है मुझे वो दिखानी है, तो फिल्मों का ज़रिया मुझे सही लगा कि मैं एक एक लोगों को कहाँ बताते बैठूंगी। और ये फिल्म ऐसी है कि एक खट्टे लाखों लोग देखते हैं, यूट्यूब पे डालो तो लाखों लोग देखे। अभी मेरे जो मैं ये ट्रेलर वगैरह डालती हूँ तो अभी 20,000 तक लोगों ने शायद देखा ही है। तो एक 20,000 तक लोगों तक पहुँचा, तो वो 20,000 लोगों ने और कितने लोगों को बताया होगा। शेयरिंग चलती है, शेयरिंग। तो मुझे ये लगा कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है कि इनके खिलाफ, ये मनुवादियों के खिलाफ लड़ो। और मैं तो सीधे सीधे लिखती हूँ, मैं सीधा सीधा रहता है मेरा काम, मैं ना छुपाती हूँ ना कुछ ये करती हूँ। एसिड फिल्म में मैंने तो सीधे सीधे मनुवादियों के कैरेक्टर के नाम भी डाले हैं। अभी तो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म यही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यूट्यूब, न्यूज चैनल वाले यूट्यूब पे आ गए। हर जो है डिजिटल मीडिया का भी जो मार्केट चल रहा है सबसे हटके है। तो अभी हमने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर दृष्टिकोण से आपसे बात की है, काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन एक और ये है कि जो ये डिजिटल मार्केटिंग है उसमें भी मनुवादियों ने कब्जा कर लिया। अभी मैं फिलहाल धड़क 2 फिल्म की ही बात करूँगी कि धड़क 2 फिल्म में बाबा साहब के इसका संविधान का आधार लेके फिल्म बनाई है। उसके प्रोड्यूसर करण जौहर जैसे बड़े प्रोड्यूसर है जो फिल्म यानी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में उनका दबदबा है, वैसे प्रोड्यूसर के होने के बाद भी वो धड़क 2 को स्क्रीन नहीं मिल रही, ज़्यादा टॉकीज में नहीं लगा रहे। उनका टाइम भी ऐसा लगा उन्होंने लगाया है। मैंने अभी सर्च की, मुझे धड़क 2 देखनी थी। धड़क 2 देखने के लिए मैं नागपुर आई, मैंने जो सर्च किया उसका टाइमिंग ही इतना ये था कि उस टाइमिंग में हमारे जैसे लोग जा ही नहीं सकते, क्योंकि उस टाइमिंग में काम वगैरह रहते। और जो रेगुलर टाइमिंग रहता है उस टाइमिंग में उन्होंने दूसरे मूवी लगाई है। अभी मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ तो मैं ये स्क्रीन नहीं मिली थी। हाँ, तो हमने थंगलांग देखी, हमको भी कितना सर्च करना पड़ा। थंगलांग के लिए काफी सारे लोग उठे थे मीडिया से, हर चीज से, तो उसके लिए उनको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ा। धड़क 2 में क्या हुआ, ज़्यादा इनको दिक्कत क्या है, जय भीम से, जय भीम नाम से इतना इनको ये। और थंगलांग में कैसा बुद्धिज़्म का ये दिखाया था, तो उसमें जय भीम नहीं दिखाया था ना, इसलिए वो थोड़ा सा दब गए। लेकिन यहाँ कैसे धड़क 2 में सीधा वो जय भीम के नारे दे रहे हैं ना फिल्म में, पूरा नीला ये दिखा रहा है, पूरा आरक्षण के ऊपर बात हुई। तो यही तो इन लोगों को नहीं चाहिए ना कि हम आरक्षण के ऊपर बात ना करें। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हम महाराष्ट्र में रहते, ठीक है, और थंगलांग साउथ की मूवी थी। हाँ। तो कहीं ना कहीं साउथ वाले खुले से दिखाते हैं जो चल रहा है, यहाँ तक कि बाबा साहब भी दिखाए, बुद्ध भी दिखाए, और प्राचीन काल में जो भी कुछ है वो दिखाए। और बॉलीवुड में अभी देखने को मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो उसको इतना ये नहीं मिल रहा है, यानी कभी स्क्रीन का प्रॉब्लम आ जा रहा है, कोई लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और एक प्रकार से हम देखते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर जी का गढ़ तो महाराष्ट्र से था, पर महाराष्ट्र से ज्यादा मांग उधर की ज्यादा है, ऐसा लगता है। तो आरएसएस भी महाराष्ट्र में है ना, आरएसएस का जन्म भी महाराष्ट्र में हुआ ना, और खास करके हमारे नागपुर में मुख्यालय है, महाल में है। भी है। हाँ, तो नागपुर दो अपोजिट चीज़ें ना, एक हमारी ऊर्जा भूमि, दीक्षा भूमि जो पूरी वर्ल्ड में फेमस है, और एक मनुवादियों का आरएसएस का मुख्यालय। तो हमेशा तो टकराव होते रहेगा, और हमेशा, लेकिन ये है कि हमेशा अम्बेडकरवादी भारी पड़ते हैं इन पे। ये मनुवादी कितना भी कोशिश करे, नागपुर में तो भारी पड़ते हैं, नागपुर में मनुवाद कितना भी ये लोग करें, लेकिन उनके ऊपर तो हम भारी रहेंगे, अभी भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। तो अभी ये देखो ना, एक मूवी बनी थी, अभी मैं फिल्म लाइन से हूँ इसलिए मूवी की ज़्यादा बात कर रही हूँ। अभी ये बनी थी अपना ये भीमा कोरेगांव के ऊपर फिल्म बनी थी, क्या हुआ उसका, आगे नहीं आने दी इन लोगों ने तो रिलीज़ भी नहीं होने दी अभी उसके। हाँ, उसके अभी और कुछ रीज़न होंगे, ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये एक रीज़न और भी है कि भीमा कोरेगांव, इनको वो हिस्ट्री से भी नफरत है कि उनको अभी तक ये नहीं पच रहा है कि 500 महार लोगों ने 25,000 ये जो है अपने क्या बोलते मनुवादी जो ये, तो उनको ये किया
तो हम तो बोलते, वो बोलते कि ये हिस्ट्री गलत है। अभी भी उनका कहना है मनुवादियों का कि ये हिस्ट्री आप लोग बड़ा चढ़ा के बता रहे हो। तो फिल्म में भी आपने बड़ा चढ़ा के दिखाया, रिलीज़ नहीं होने दी। आपको ये पता है अभी ये थी शुद्रा द राइजिंग, ये एक मूवी थी, वो मूवी थिएटर में आई नहीं आई। वो जो डायरेक्टर जो हैं वो तो ये हैं अपने क्या बोलते हैं उसको, मारवाड़ी है, मारवाड़ी है। वो ऐसा नहीं कि बाकी के कास्ट के लोग भी जो जागरूक हुए हैं, जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है और जिनको बाबा साहब समझ में आए हैं, वो लोग कन्वर्ट हो गए, वो अम्बेडकरवाद मान रहे हैं। तो उन्होंने फिल्म बनाई शुद्रा द राइजिंग, उनकी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई अभी तक। तो मुझे तो एक चैनल पे देखनी पड़ी वो फिल्म, सर्च करके देखी मैंने वो फिल्म। और वो फिल्म तो इन लोगों का मनुवाद तो पूरा सामने लाने वाली फिल्म है। तो कहीं ना कहीं सबको गलत नहीं बोल सकते क्योंकि बाबा हाँ। अम्बेडकर जी ने किसी का अपमान नहीं किया। हाँ। सिर्फ विचारधारा, हाँ। विचारधारा का विरोध था। और ऐसे हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के ब्राह्मण भी काफी लोग अच्छे हैं, अच्छे हैं, हिंदू भी अच्छे हैं, और कुछ लोग हैं जिनकी विचारधारा को लेके मेरे कुछ फ्रेंड जो हैं वो ब्राह्मण हैं, तो मेरी जैसे मैं फिल्म का कुछ डालती हूँ अप्रिशिएट करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। उनको पता है किस इस पे है, फिर भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं जो भी ये कर रही हूँ वो गलत भी नहीं बता रही हूँ। और जो मेरे फिल्म में, हर फिल्म में जो ब्राह्मण जो ये है वो ये है। संगर फिल्म में जो लाइट का जिसने संभाला था वो ब्राह्मण था। बस फिल्म होने के बाद उसने कुछ थोड़ा पॉलिटिशियन, उसको मोदी जी बहुत ज़्यादा पसंद थे, मोदी जी बहुत ज़्यादा पसंद थे और उनके खिलाफ मैंने एक पोस्ट डाली थी, तो उसको थोड़ी जलन हो गई। तो उसकी वजह से उसने फिर मुझसे बहस की और उस बहस में मैं ही जीत गई। तो फिर उसने मुझे ब्लॉक किया, एक दो गालियाँ दे के ब्लॉक किया। चाहती तो मैं उसके ऊपर कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट कर सकती थी, और अगर की होती तो वो एट्रोसिटी के अंदर चला जाता वो। तो उसने, उसको पता था कि ऐसा हो सकता है, उसने वो मैसेज जल्दी से डिलीट कर दिया, डिलीट भी कर दिया। तो ऐसे भी है, लेकिन फिर भी उसने काम किया। तो उसको कैसे काम करने तक ठीक था उसका। तो तब भी थोड़ा डिस्कशन के वक्त वो थोड़ा सा अपना मनुवाद लाता ही था, लेकिन मेरे उसके मनुवाद के ऊपर मेरा अम्बेडकरवाद हावी होता था, तो फिर वो चुप बैठता था और ये करता था। और आखिर फिर पैसों का मामला था ना, तो कुछ कुछ मनुवादी ऐसे कि अम्बेडकरवादियों के पैसे चलते हैं, उनको मैं सीधा बोल रही हूँ, पैसे चलते हैं। अम्बेडकरवाद विचार नहीं चलता, जब विचारों की बात आती तो ये हो जाते। लेकिन हम अगर जब उनको पैसे देके अगर काम के लिए बुलाते तो काम करेंगे वो, लेकिन पब्लिसिटी नहीं करेंगे। पब्लिसिटी नहीं की उसने, पब्लिसिटी नहीं करेंगे क्योंकि उनको पैसा, और वो ऐसे भी वो धूर्त है बहुत, उनको पता है कि आगे किस जरिए से हम जा सकते, पैसों से जा सकते, तो पैसा कमाओ और इनका ही पैसा इनके खिलाफ यूज़ करो, इनके खिलाफ। फिर मेरा जो संगर फिल्म में वो था एक, उसका अभी नाम नहीं लूँगी क्योंकि उसको मैंने बहुत गालियाँ दी थी। तो फिर दूसरा एसिड में भी मेरे इसमें जो काम किए हैं, तो एसिड इसमें भी जो क्या बोलते टेक्निकल टीम है, उसमें एक दो ब्राह्मण हैं, उन्होंने जो काम किया है टेक्निकल इसमें। मेरी अभी आउटलेट फिल्म है, उसमें उसके भी डीओपी वगैरह ब्राह्मण हैं। एक अपने दो डीओपी है, तो एक बुद्धिस्ट है, एक ब्राह्मण है, लेकिन उन्होंने काम अपने बहुत अच्छा किया। पांदन फिल्म का भी उन्होंने शूट करके दिया, जो ब्राह्मण है, लेकिन उन्होंने अपना काम किया, अच्छे से किया। कभी हमारा ऐसे जातिवाद के ऊपर झगड़ा नहीं हुआ, किसी धर्म के ऊपर झगड़ा नहीं हुआ, हमने अपना काम जो करना था वो किया। अभी क्या ये जो फेस्टिवल है, कुछ फेस्टिवलों में जो जूरी है वो ब्राह्मण रहते हैं। तो 2-3 फेस्टिवल में वो जातिवाद के इसकी वजह से मेरी फिल्म उन्होंने आउट की, और मुझे पता था उन्होंने आउट किस वजह से की। तो मैंने बोला कि ठीक है, चलो अच्छा है, कहीं कहीं पे भी रिजेक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि सब अगर अपने को सब इसमें अवार्ड मिल जाते हैं तो अपने को भी थोड़ा कैसे ये एटीट्यूड आ जाता है ना, तो थोड़ा कैसे ज़मीन पे रहने के लिए थोड़ा सा रिजेक्शन भी ज़रूरी है। और उन्होंने क्यों रिजेक्ट की, तो उन्होंने जिस वजह से रिजेक्ट की तो मुझे और जिद आ गई ना, तो मैंने एसिड बना दी। संगर मेरी रिजेक्ट की तो मैंने उसकी वजह से एसिड बना दी। अगर संगर में ही मुझे सर मैंने पूरा ये हो जाती तो मैं शायद रुक भी जाती, एक इसमें सफलता मिलती तो शायद मैं अलग सब्जेक्ट पे ये हो जाती ना, फिर डाइवर्ट हो जाती। तो कहीं कहीं थोड़े झटके भी लगना ज़रूरी होता है। चलिए,
काफ़ी बातें हो गई, हाँ। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू हो गया। इसके आगे तो और मिलेंगे हम और इसके बाद भी बात करेंगे। और अभी आपने अगस्त बताई है आपकी हाँ। मूवी आ जाएंगी, तो हमारी ओर से कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। तो हमारे ऑडियंस से कुछ कहना चाहूँगे? ऑडियंस से कहने के लिए इतनी तो बड़ी मैं नहीं हो गई हूँ क्योंकि अभी भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और मेरी शुरुआत है। फिर भी मैं ऑडियंस से ये कहूँगी कि जो ये जातिवाद धर्मवाद इससे भी थोड़ा हटके मानवतावाद देखो, यानी इंसान देखो। पहले आप जात देखते हो, धर्म देखते हो, उससे पहले इंसान देखो जो आपको दिखता है, उसको देखो पहले, यानी आप इंसानियत को पहले इम्पोर्टेंस दो। उसके बाद फिर ठीक है, लेकिन अगर किसी पे अत्याचार या अन्याय होता है तो इंसान पे होता है, ये पहले ज़रूरी है। आप ये मत देखो कि वो किसी जात का या धर्म का है तो ही प्रोटेस्ट करो या उसको मदद करो, ये ना करते हुए वो इंसान पे अत्याचार अन्याय हुआ है पहले ये देखो और अपने इंसानियत के नाते उनके साथ व्यवहार करो। और जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, फिर वो किसी भी जात धर्म के हो, तो आपको पीछे खींचने वाले लोग पहले ज़रूर मिलेंगे। तो जो निगेटिव लोग हैं उनको ना देख के आप पॉजिटिव भी मिलेंगे आपको। तो पॉजिटिव चाहे कम मिले तो जो कम होते हैं उनके तरफ ध्यान दो, क्योंकि वो जो एक पॉजिटिव वो 10 निगेटिव के बराबर होता है, यानी उसके भी आगे होता है। और शायद निगेटिव जब मिलते हैं तो पॉजिटिव होता है, जो आपने को मैथ में पढ़ाया है, मैथ में कि -2 हो गया तो इधर +2 हो जाता है पॉजिटिव। तो 2 अगर निगेटिव मिले तो आप समझो कि आपको पॉजिटिव मिल गया है, आपको पॉजिटिवली काम करना है। तो बस यही कहूँगी कि आपका जो एम है वो पूरा करने के लिए अगर आपको कुछ मुश्किलें आती हैं तो वो पार करके आगे बढ़ो, उसके सिवा कुछ होगा नहीं, क्योंकि शॉर्टकट कुछ होता नहीं। इसके लिए सक्सेस के लिए कुछ शॉर्टकट नहीं होता और शॉर्टकट लेना भी नहीं चाहिए। और शॉर्टकट से जिनको सक्सेस मिलती है उनकी सक्सेस 4 दिन की चांदनी होती है। तो अगर लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बस जो अभी भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैं सक्सेस हुई नहीं, जो मुझे चाहिए वो सक्सेस अभी तक मुझे मिला नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।